गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कूलाम्ब के नियम का सदिश निरूपण। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बल एक सदिश राशि है, इसलिए कूलाम्ब बल का सदिश निरूपण आवश्यक है, क्योंकि कूलाम्ब बल भी एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो अगर कूलाम्ब की सदिश निरूपण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें दो बिंदुवत आवेश को XY कोऑर्डिनेट में मूल बिंदु के सापेक्ष रखना होता है। क्या लिख रहे हैं हम जरा देखें। दो बिंदुवत आवेशों को बिंदु आवेशों को XY निर्देशांक में मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 वेक्टर व R2 वेक्टर स्थिति सदिश पर रखते हैं। अर्थात कुछ इस तरह से हम यहाँ रखें, ये आपके पास में XY कोऑर्डिनेट्स है, मूल बिंदु 0, यहाँ से R1 दूरी पर Q1 सदिश और R2 दूरी पर Q2 सदिश उपस्थित है। अगर इन दोनों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष मान देखा जाए तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, क्या लिख रहे हैं, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 होगा, जहाँ इसका मान होगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अब ये कैसे ज्ञात हुआ कि R2 माइनस क्या प्राप्त होगा, R1 हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम इसे कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे, देखो हमने इस तरह से एक त्रिभुज तैयार किया, ये रहा, ये आपका Q1 आवेश है R1 दूरी पर, ये Q2 आवेश है R2 दूरी पर मूल बिंदु O से। तो हम Q1 के सापेक्ष Q2 का मान देखना चाहते हैं। तो त्रिभुज नियम से हम पढ़ के आए हैं, कौन से नियम से, त्रिभुज सदिश नियम से। क्या नियम बना सदिश नियम हमारे पास में, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश हो गया R21, जिसकी दिशा Q1 से किस ओर है, Q2 की ओर है। तो सदिश नियम क्या कहता है, दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो R1 सदिश प्लस R21 सदिश बराबर होगा R2 सदिश के। यहाँ से R21 का मान ज्ञात करने के लिए R1 का क्या कर दिया जाता है, पक्षांतरण कर दें। तो क्या आएगा, R21 सदिश बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इस तरह किसके लिए, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 सदिश हमें प्राप्त होता है, जिसका मान प्राप्त होगा R2 माइनस R1 सदिश। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिस तरह हमने Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश ज्ञात किया है, उसी प्रकार Q2 के सापेक्ष
Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश हमें प्राप्त होगा R12, जिसका मान होता है R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये वैल्यू कैसे आई, तो इसे दोबारा इसी तरह समझें। कैसे, देखिए, फिर से हमने इसी त्रिभुज को तैयार किया। यहाँ हो गया आपका Q1, यहाँ आपका कौन सा सदिश हो गया, Q2 सदिश, और ये हो गया मूल बिंदु O। यहाँ से इसकी दूरी है R1 और ये है R2। Q1 के सापेक्ष Q2 का मान देखना चाहते हैं। Q2 के सापेक्ष Q1 का क्या मिलेगा, R12 वेक्टर। तो त्रिभुज नियम से R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर तृतीय भुजा R1 वेक्टर। मान किसका चाहिए, R12 का, तो R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस तरह R12 का मान हमें प्राप्त हो गया R1 माइनस R2। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं कि R12 वेक्टर मिलेगा R1 माइनस R2 वेक्टर आपको प्राप्त हो जाता है। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से, तो R21 वेक्टर विपरीत है R12 वेक्टर के, इसलिए कौन सा चिन्ह लगा दिया, माइनस चिन्ह। ये हमें बता रहा है कि R12 वेक्टर R21 वेक्टर के विपरीत है। ये स्थिति सदिश इस स्थिति सदिश के विपरीत हमें प्राप्त होता है। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम बात कर रहे हैं कूलम के नियम के सदिश निरूपण में। तो हमें पता होना चाहिए कि Q1 के द्वारा Q2 पर और Q2 के द्वारा Q1 पर कौन सा बल कार्य करता है, किस प्रकार बल कार्य करता है। तो हम ज्ञात करेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल होगा F21 वेक्टर। किसके कारण, Q1 के कारण किस पर, Q2 पर लगने वाला बल हो गया F21 वेक्टर। तो कूलम नियम से इसका मान क्या मिलेगा हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर R21 वेक्टर का कैप। स्थिति सदिश को दिशा के रूप में लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, स्थिति सदिश के ऊपर कैप लगाया। तो यहां लिख सकते हैं हम, जहां R21 कैप हम जानना चाहते हैं कि R21 कैप है क्या, तो क्या लिखेंगे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की दिशा का, स्थिति की दिशा का एकांक सदिश। क्या बेटा, ये Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगा है उस बल की दिशा का क्या मिल रहा है हमें, एकांक मान, एकांक सदिश हमें प्राप्त होता है। उस बल की दिशा का मान हमें प्राप्त होता है। इसका मान हम एकांक सदिश में ज्ञात कर सकते हैं। किसका, R21 कैप का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर R21 कैप का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आप 11th क्लास में, 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए हैं किसको, एकांक सदिश को। एकांक सदिश
क्या पढ़ा था हमने वहां पे? आप अच्छे से जानते हैं कि स्थिति सदिश बटे सदिश का परिमाण, अर्थात अगर एकांक सदिश आर कैप है तो उसका स्थिति सदिश हो गया आर वेक्टर और परिमाप हो गया आर वेक्टर का मॉड्यूल। तो इसी के आधार पर R21 कैप का अगर मान ज्ञात करें तो हमें मान मिलेगा R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मापांकन। R21 वेक्टर या R21 वेक्टर का मापांकन अर्थात R21 का मान किस में लिखा हुआ है? समीकरण 1 में। तो हम जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर को R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मापांकन। ये मान समीकरण 1 से लिया है, यहां से हमने लिया है किसका मान? R21 वेक्टर का मान, और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 4। तो जो R21 कैप का मान हमने ज्ञात किया है, ये मान समीकरण नंबर किस में? यहां हम रखते हैं, इसे आप 5 कह दीजिए और इसे 4। तो समीकरण 4 में 5 से R21 कैप का मान रखने पर क्या मान आएगा जरा देखें। F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये मान समीकरण 5 में लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मापांकन। जब ये आपस में गुणा होंगे तो हम जानते हैं कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की पावर 3। कैसे देखो, यहां पावर कितनी है? 2, इसकी पावर कितनी है? 1। तो जैसा मैंने कहा आधार जब गुणा होंगे आपस में तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 रे कितने हो गए? 3 हो गए। ऊपर क्या शेष रह गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मान हमें मिला F21 का मान हमें प्राप्त होता है, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 6। जिस तरह हमने F21 का मान ज्ञात किया अर्थात Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल ज्ञात किया है, उसी प्रकार ज्ञात किया जाता है Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो Q1 के कारण Q2 पर कौन सा बल लगा? F21। तो उसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा F12 वेक्टर। क्या ज्ञात करना चाहते हैं बेटा हम? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या लिखे देखिए, यहां से देखें। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल
क्या मिलेगा, F12 वेक्टर। मान क्या निकलेगा कूलम नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश हम निकाल चुके हैं, कितना है R12, तो अपॉन में आएगा R12 का स्क्वायर R12 कैप। तो हम पुनः लिख सकते हैं, जहां R12 कैप Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल की दिशा का एकांक सदिश। तो एकांक सदिश के रूप में अगर हम R12 कैप का मान ज्ञात करें तो क्या मान मिलेगा, R12 का मान हमें R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मापांकन, या फिर हम R12 का मान लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का मापांकन। ये मान हमने लिखा समीकरण 2 से, क्योंकि मान समीकरण 2 में ज्ञात किया हुआ है कि R12 का मान मिलेगा R1 माइनस R2। तो जो मान हमने यहाँ ज्ञात किया है इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7, 8, इसे कहा इक्वेशन नंबर 7। तो समीकरण नंबर 7 में 8 से मान रखें, किसका, R12 का। तो क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, जिसे हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, R12 कैप जिसका मान समीकरण 8 में लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं, गुणा R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मापांकन। तो वही क्रम दोबारा होगा कि आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमें F12 का मान हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब R1 माइनस R2, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 9। ये मान हमें मिलता है, किसका मान बेटा हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मान हमें F12 का मान प्राप्त होता है। F12 और F21 के मान में अगर तुलना की जाए, इन्हें देखा अगर जाए, तो हम देखते हैं कि समीकरण 3 में R21 और R12 इनकी जो स्थिति सदिश हैं वे एक दूसरे के विपरीत हैं। तो समीकरण 3 से R21 वेक्टर व R12 वेक्टर विपरीत हैं, इसलिए F21 वेक्टर व F12 वेक्टर भी विपरीत होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर माइनस चिन्ह के साथ। माइनस चिन्ह बता रहा है कि F21 वेक्टर विपरीत होगा F12 वेक्टर के। यहाँ से स्पष्ट होता है
कि यहाँ लगने वाले जो बल हैं वो परिमाण में तो समान हैं, लेकिन दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कूलाम नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के तुल्य है। जिस तरह न्यूटन का गति का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत उतने ही परिमाण में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर हम बॉल को दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार से टकराने के बाद बॉल वापस लौट जाती है। हम चलते समय पृथ्वी को धक्का लगाते हैं, ये क्रिया होती है, तो पृथ्वी वापस हम पे घर्षण बल के रूप में प्रतिक्रिया करती है, जिससे हम चल पाते हैं। तो न्यूटन ने अपनी गति के तृतीय नियम में ये बात समझाई थी, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण में समान होती है। और वही प्रक्रिया हम कहाँ देखते हैं, कूलाम के नियम में देखते हैं कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल तथा Q2 के द्वारा Q1 पर लगाए गए बल परिमाण में तो समान हैं, लेकिन दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम के तुल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हम किस बारे में, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण समझ सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था इसी वीडियो में कि कूलाम बल सदिश राशि है और इसके सदिश रूप को दिखाना आवश्यक होता है। पेपर की एग्जाम की दृष्टि से भी ये एक इम्पोर्टेंट होता है,